नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अतश्री नवल नारायण कथा और आज है इसका 9वां अंक। और आपके सामने आज चल रहा है अतश्री नवल नारायण कथा उपन्यास बड़े बाबू से। और ये लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार के एक उपन्यास बड़े बाबू की सीरीज में अतश्री नवल नारायण कथा 9वां अंक। आपको याद होगा पिछले अंक में हमने कहां पे कहानी छोड़ी थी। जनार्दन चाचा ने पूछा था कि नवल नारायण के साथ और क्या क्या हुआ। उनका दोस्त मीतल प्रसाद, जिसका स्वभाव बड़ा शीतल है, बड़ा बाबू के दोस्त नवल नारायण के दोस्त महेंद्र लाल, नवल नारायण के दोस्त बुच्ची साव, सब मिलके बड़ा बाबू को चिढ़ा रहे थे। बड़ा बाबू पचनावा गांव से हंस जी और कंस जी द्वारा बेइज्जत करके भगा दिए गए थे। सुशीला से मिलने गए थे। ब्याह के बाद पहला बार दामाद घर पहुंचा था और उसके साथ बहुत गंदा खेल हंस जी और कंस जी ने किया था। और वो गजानन और चतुरानन मिसिर, उन लोगों ने तो विदाउट टिकट ही नवल नारायण को भेज दिया था। और वो विष्णु पटक हुआ, जो बहुत डिहंडल है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो नवल नारायण को कभी गदाईपुर में भी तंग कर जाता है और उधर पचनामा भी पहुंच जाता है। और उसी से चिढ़ करके नवल नारायण गए थे सुशीला को देखने और वो वहां भी पहुंच गया। जैसे ही पता चला कि अच्छा नवला भाग गया है पचनामा, तो वो पीछे पीछे बिशनुओं चला गया और वहां गया तो देखा कि लो, इनका तो अभियो मिलन नहीं होने दिया गया। कल ही सांझ के आया था, अभी सुबह मुंह अंधेरे इसको भगावल जा रहा है। वो साथे हो गया मखदूमपुर तक भगावे वाला में। तो नवल नारायण को बहुत दुख दर्द था। विदाउट टिकट पहला बार ट्रेन में यात्रा किए थे। बहुत डरपोक किस्म का आदमी रहे नवल नारायण, डर लगता है बहुत। तो जनार्दन चाचा उस पे आगे की भी कहानी बताए थे कि नवल नारायण को उन्होंने भी धोती उठा के भागते हुए दौड़ते हुए देखा है। तो आज उसके आगे की कहानी। फिर मुझे लगा शंका लग गई थी और मैं नीचे आया था तो अल्पना जी बोली पहले नाश्ता करा दीजिए ना मेहमानों को। तो नाश्ता ले जाया गया और हमने आपको बताया था कि नाश्ते में कचौड़ी और भुंजिया अल्पना जी ने बताया था और साथ में मिल गया एकदम खूब बढ़िया कढ़ाई पनीर। तो अल्पना जी कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा बनाती हैं, जिसका तारीफ आए हुए दोनों मेहमानों ने भी किया। और कचौड़ी और भुंजिया तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो उसे भी मेहमानों ने खूब पसंद किया। और फिर चाय का दौर चला और चाय पीते पीते जनार्दन चाचा कहे कि तब रंजन बाबू आगे वाला कहानियां आप बताइए कि नवल नारायण के साथ क्या हुआ। तो चाय की चुस्कियों के बीच मैंने उनको बताना शुरू किया कि नवल नारायण ने रोते हुए उस दिन कसम ले लिया अपने दोस्तों के सामने, गांव वालों के सामने, कि हम ना तो पचनामा अब जाएंगे और ना ही सुशीला को दोंगा करा के लाएंगे। अब या तो दत्त बाबू आप हमारा दूसरा ब्याह कराएंगे, और अगर आप दूसरा ब्याह हम नहीं कराएंगे तो हम अब आजीवन ऐसे ही रहेंगे, लेकिन सुशीला को नहीं लाएंगे और पचनामा हम कभी नहीं जाएंगे। और वो हंस और कंस अगर हमारे गदाईपुर में आ गया तो हम उसे झाड़ू लेकर के अरवल तक खेद के आएंगे। और दत्त बाबू का कुछ भी समझाना काम नहीं आ रहा था। तो गांव के जितने भी लोग जुटे हुए थे उन्होंने पंच बन के कहा ठीक है, आगे जब समय आएगा और जैसा मन करेगा नवल करना, फिलहाल अभी रोना धोना बंद करो। तो नवल नारायण वहां से उठ के वो अपने दोस्त मीतल प्रसाद के साथ चल दिए। अब मीतल प्रसाद के घर जाते हैं और वहां बहुत देर तक फिर मीतल प्रसाद जी उनको समझाते हैं और नवल नारायण अपनी सारी व्यथा कागज पर उतारते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और उन्होंने क्या क्या फील किया है। तो नवल नारायण
बहुत उस दिन व्यथित थे, दुखी थे, परेशान थे, डिप्रेशन में जा रहे थे बेचारे। अगला 2-4 दिन एकदम गुमसुम से रहने लगे थे। तब उनका समय अच्छा से गुजरे, इसलिए मित्तल प्रसाद जो उनका दोस्त था वो बार बार उनको अपने घर ले आ जाने लगा। तो हमने कहा ना नवल नारायण कैसे किस्म के आदमी रहे हैं। तब वहां जाते जाते नवल नारायण ने देखा कि वो बढ़िया है कि मित्तल प्रसाद की पत्नी से दोस्ती ज्यादा बढ़ाई जाए। तो भाभी भाभी कहते हुए उधर ज्यादा सरकने लगे। फिर इनको लगा कि उन्हें महेंद्र लाल के यहां भी जाना चाहिए, क्योंकि महेंद्रो बुलाता है। तो महेंद्र लाल के यहां भी जाने लगे। और वो सब सोचते थे कि दोस्त अभी कष्ट में है, डिप्रेशन में ना चला जाए, इसलिए इसको अपने घर बुला के बैठाएं। तो वो लोग अपने घर में बुला के इनको ताश का बैठकी लगा लेते थे। और नवल नारायण की निगाहें ताड़ती रहती थी कि कब महेंद्र लाल की पत्नी सामने आ जाए, कब मित्तल प्रसाद की पत्नी सामने आ जाए। तो धीरे धीरे करके व्यवहार नवल नारायण का बदलने लगा। और जब दोस्त ना भी बुलाएं तो नवल नारायण अपने खाली समय में, ऐसे तो नवल नारायण के पास काम ही क्या था, गांव में कंप्यूटरी करने के लिए बैठे हुए थे झोला छाप डॉक्टर बन के। कभी कोई बुला लिया तो चले गए, उसको दवाई इंजेक्शन दे दिया जो जरूरत है, और उसके बाद फिर घर में बैठे हैं। तो घर से ज्यादा इनका समय मित्तल प्रसाद, बुच्ची साव और महेंद्र लाल के यहां गुजरने लगा। और बीच में जो थोड़ा बहुत समय बचता था तो जहां कहीं भी ताश का खेल हो रहा हो वहीं नवल नारायण आपको या तो दर्शक बने हुए दिखेंगे या फिर खेलते हुए दिखेंगे। और इसी क्रम में नवल नारायण की दोस्ती ये ताश देखते देखते गांव के उस वक्त के हम उम्र जितने भी आवारा किस्म के लोग थे सबसे हो गया था। तब ये मित्तल प्रसाद, बुच्ची साव और महेंद्र लाल तो फ्री नहीं थे ना। महेंद्र लाल तो फ्री रहते थे, उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन बुच्ची साव को अपना काम करना पड़ता था खेतों में भी। और बुच्ची साव के पिताजी लकड़ी के कारीगर थे तो उसमें भी काम करना पड़ता था। और मित्तल प्रसाद के यहां भी बहुत सारे काम थे, खेती से लेकर के और भी कई अन्य काम छोटे मोटे उनके घर में हुआ करता था, तो उसमें भी बिजी रहते थे। और जब मित्तल प्रसाद की पत्नी आ गई थी तो वो और ज्यादा मित्तल प्रसाद बिजी हो गए थे, क्योंकि बहुत जोर शोर से काम होता रहता था। और कई बार अपने काम के सिलसिले में मित्तल प्रसाद फिर शहर निकल जाते थे। तो वो जैसे ही देखते थे नवल नारायण के मित्तल प्रसाद आज शहर गया, उसका प्लानिंग है कि हम आज अरवल जाएंगे, बस नवल नारायण उठेंगे और मित्तल प्रसाद के घर भौजी 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 कहते हुए मित्तल प्रसाद के घर पहुंच जाएंगे। और यही हाल उन्होंने बुच्ची साव के यहां किया, उनको भी जाना पड़ता था बेचारे को। तो जैसे ही देखेंगे कि बस बुच्ची साव कहीं गया नहीं है, नवल नारायण फटाक से पहुंच जाएंगे, भौजी 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 कोई काम हो तो बताइए करके घर घुसू आदमी एक नंबर के मौग रहे हैं, तो भौजी भौजी करते घुस जाएंगे। और महेंद्र लाल के यहां तो घुस ही जाते थे ताश खेलने के बहाने, कभी बुलाने के बहाने। और जैसे ही इनको पता चल जाएगा कि यार घर के बाहर है, उस वक्त जरूर जाएंगे उनके घर में बुलाने। और वहां जाकर के कोई औपचारिकता के लिए भी कह दे, आइए नवल जी बैठिए, क्योंकि सबको पता है नवल नारायण डिप्रेशन में है ना। तो उसका इन्होंने खूब फायदा उठाया, मेहमान नवाजी अपनी खूब करवाई और चाय पीने के बहाने बैठेंगे और ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ के उनको बताएंगे, सुनाएंगे कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा की मजलिस जमे और उतनी देर तक ताड़ते रहेंगे भाभी जी को। तो नवल नारायण का चरित्र तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। पता नहीं नवल नारायण के मन में किसने ये गलत फहमी डाल दी थी कि एक कामदेव के अवतार है और हर स्त्री इनकी ओर आकर्षित हो सकती है। तो जिस स्त्री को भी देखते, होता इसका उल्टा था, जिस स्त्री को भी देखते उसी के प्रति ये आसक्त हो जाते थे और सोचते थे कि हम इतने सुंदर हैं, हम इतने
अपना व्यवहार को विनयशील बना सकते हैं और उसके सामने अपने आप को ऐसे पेश कर सकते हैं कि भाभी जी हमको पसंद करने लगी। मतलब अगर कोई भी स्त्री नवल नारायण से 2 शब्द बात कर ले, इनका हाल चाल पूछ ले, तो नवल नारायण अगले पल में ये यकीन कर लेते थे कि बस भाभी जी के दिल में मैं बस गया हूं और इसके आगे कहानी चलाई जा सकती है। तो इस प्रकार नवल नारायण ने अपने 15-20 ठिकाने गदाईपुर गांव में नए बना लिए और दत्त बाबू ये सब कांड से अनजान थे। दत्त बाबू को तो अपनी पत्नी से ऐसे ही फुर्सत नहीं मिलता था और दत्त बाबू की पत्नी उधर फिर से गर्भवती थी, तो दत्त बाबू का आधा ध्यान तो उधर ही लगा रहता था, तो उनको फिर नहीं पता था कि नवल नारायण क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार नवल नारायण कांड पे कांड करते रहे। जो घर से बाहर, जो भी इनका दोस्त घर से बाहर गया शहर के लिए, ये उसके घर में पहुंच जाएंगे और उसके घर में पहुंच के भाभी जी के साथ गपशप मारते रहेंगे। हर दिन अपना एक नया शिकार ढूंढेंगे और जो 5-6 ठिकाने इन्होंने अपने लिए महफूज कर रखे थे परमानेंट, जहां इनकी दाल गल गई थी, तो वहां उनके साथ वो अनैतिक रिश्ते में बंध गए थे। जैसे ही देखेंगे, ये बहुत बड़े जो है धोखेबाज किस्म के भी आदमी आप कहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को आप अपने घर ले जाते हैं, चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं और उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसे अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठने की इजाजत देते हैं। लेकिन इनकी तो नीयत में खोट है, नीयत खराब है। तो जैसे ही पता चला कि बस दोस्त उधर निकला, ये दगाबाजी करने उधर पहुंच जाएंगे और दगाबाजी करते हुए फिर तो, और कामकाजी घरों की हालत गांव में क्या होती है जनार्दन चाचा और संजय भैया को अच्छे से पता है, क्योंकि घर की स्त्रियां भी और जो बड़ी होती हैं वो भी बाहर काम पे चली जाती हैं। अब नई दुल्हन घर में बैठी है और उसके पति का दोस्त आके साथ बैठा है और वो भी 1 नंबर का कुकर्मी रहे तो और भी क्या कहना। अब कई जगह पे इनकी दाल नहीं भी गली, लेकिन कई जगह पे इनकी दाल गल भी गई। तो सब गांव वाले धीरे धीरे जान गए कि मित्तल प्रसाद के यहां नवल नारायण कुछ गलत रिश्ता बना के रखे हैं। बुची साहब के यहां नवल नारायण का गलत रिश्ता है, महेंद्र लाल के यहां गलत रिश्ता है और 5-6 ऐसे ठिकाने थे जिनका मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा। वो सब जगह पे भी नवल नारायण के गलत ठिकाने थे। कुल मिला के अगर कहें तो गांव का ऐसा कोई टोला नहीं था जहां पे नवल नारायण का कोई ना कोई ठिकाना नहीं था और पूरे दिन नवल नारायण इसी ताक में रहते थे कि आज कौन से टोला का कौन सा दोस्त आज गायब मिलेगा अपने घर से और उसकी पत्नी फ्री मिलेगी। और जहां हमारी दाल गल गई है तो पहले आधा दिन का समय उधर गुजारेंगे और आधा दिन का समय फिर उधर गुजारेंगे जहां उनको नई नई दाल गलानी है, अपनी और सेटिंग अच्छी करनी है। तो कुल मिला के नवल नारायण जो है पूरी तरह अपने अयासी में डूबे हुए थे, अपने दोस्तों के साथ दगा कर रहे थे और कई स्त्रियों को भी उनको अपने मार्ग से भटका चुके थे। और इनका ये धंधा ही हो गया था नवल नारायण का कि यही करना है और कंप्यूटराई करते हुए। अब जब गाड़ी दोनों तरफ से चल पड़ती है, वासना की गाड़ी तो ऐसे ही होती है ना, एक तरफ वासना की आग धधकती है और उस वासना की आग में अगर सामने वाले ने पकड़ के दूसरे को भी खींच लिया तो फिर दोनों मिलकर के वासना की आग में जलने लगते हैं। फिर दोनों ही मौके की तलाश में रहते हैं। और उसमें भी जब नवल नारायण कंपाउंडर हो, गांव के झोलाछाप डॉक्टर हो, तो फिर और क्या कहना। तो फिर होने क्या लगा, क्या बुच्ची साहब जी की पत्नी बार बार बुच्ची साहब को कहने लगी मेरा कमर दुखता रहता है, नवल जी को बुला दीजिएगा। अब बुच्ची साहब को बेचारे को अरवल भी जाना है सामान लाने। उनकी माताजी खेतों में काम करने गई, पिताजी अपनी दुकान पर उधर का लकड़ी की कारीगरी करने गए। अब बेचारे बुच्ची साहब बताते हुए जाएंगे, नवल जी हमारी औरत का कमर दुख रहा है, जाते हुए थोड़ा देख लीजिएगा, जाके दवाई दे दीजिएगा। अब नवल नारायण खुश। यही हाल उधर मित्तल प्रसाद के यहां से होने लगा, क्योंकि गाड़ी दोनों तरफ से चल रही ना, तो वो भी बता देंगे आज हमारे पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी और कुछ प्रॉब्लम है, नवल नारायण को बता दीजिएगा नवल जी को कहाँ है।
तो ये नवल नारायण के लिए इंडिकेशन हुआ करता था। जिधर से भाभी जी का बुलावा आ गया कि आज उनकी तबीयत खराब है, वह समझिए कि नवल नारायण की सेटिंग पक्की है, उधर से ये एकदम हरी झंडी है कि आप आ जाइए। तो इस तरह से नवल नारायण की गाड़ी चल निकली। तो जब मैं ये बता रहा था तो जनार्दन चाचा मुस्कुरा रहे थे, और जनार्दन चाचा ने मुझसे कहा कि रंजन बाबू एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे। तो हमने कहा बिल्कुल जनार्दन चाचा, आप बिल्कुल पूछिए। तब उन्होंने कहा कि इतना सब अंदर की जानकारी आप कैसे रखते हैं नवल नारायण के बारे में? तो संजय भैया बोले कि हमरो मनवा में ये प्रश्न था रंजन बाबू, इसलिए अच्छा है कि जनार्दन जी पूछ लिए हैं ये सवाल, तो हमारे मन में भी ये सवाल है, आप हमको भी बता दीजिए कि इतना गहराई से आप नवल नारायण को कैसे जानते हैं। तो हमने कहा जनार्दन चाचा, ऐसे इस सवाल का जवाब हम आपको कहानी में आगे देते, लेकिन अब आप पूछ लिए हैं तो हम आपको इसका जवाब दे देते हैं, और जहां कहानी में ये बात आवेगा वहां हम फिर से आपको याद दिला देंगे। नवल नारायण के अंदर एक बहुत बड़का गुण था। नवल नारायण कभी लेखक बनना चाहते थे, कवि बनना चाहते थे, कविता लिखना चाहते थे, उपन्यास लिखना चाहते थे, लेकिन लिख नहीं पाए। अब ये घटिया किस्म की हरकतें करेंगे और घटिया बातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, और यही घटिया आपका सोच रहेगा, तो कविता कहानी कैसे लिखाएगा? लेकिन नवल नारायण सोचते थे कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो वो करूंगा के चक्कर में उन्होंने क्या किया था कि वो डायरी अपनी लिखने लगे थे, और वो डायरी में लिखा करते थे कि कभी मैं ये अपनी जीवन की सच्ची घटनाएं दर्ज कर रहा हूं, जिसके ऊपर कभी मैं कहानी लिखूंगा, कभी मैं उपन्यास लिखूंगा, और कभी इस कहानी से अपने आप को बाहर करके दूसरे पर बीता हुआ है कह के कहानी बना दूंगा। तो ये लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उस वक्त नवल नारायण को लगता था कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। नवल नारायण के साथ उनके पिताजी ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में जो कुछ भी खटकता था वो सब चीजों पर अपने विचार रखते थे, और जो कुछ भी घटता था वो भी रखते थे, और वो उसको लिख डालते थे। और ये क्रम नवल नारायण ने 1962 से शुरू किया था, और 1962 से शुरू करके नवल नारायण ने 1982 तक 20 साल की लगभग सभी घटनाएं डायरी में दर्ज की, और वो 3 मोटी मोटी डायरी है। अब नवल नारायण की जो वो डायरी है ना, वो मेरे हाथ लग गई है। अब आदमी झूठ बोल सकता है, समाज झूठ बोल सकता है, कोई दूसरा कोई उसके बारे में झूठ बोल सकता है, लेकिन आदमी जो खुद अपने बारे में डायरी लिख रहा है, जो उन घटनाओं को दर्ज कर रहा है, वो खुद झूठ नहीं लिख सकता, वो खुद झूठ नहीं बोल सकता, और वो खुद झूठ कुछ भी दर्ज भी नहीं कर सकता। और ये लिख करके उन्होंने दर्ज करा था कि आगे इस पर हम अपने आप को बदल देंगे और दूसरा के बारे में कहानी लिख देंगे। अब नवल नारायण के साथ और भी समस्या था ना, ये वही सब बातें शेयर किससे करते, साझा किससे करते? तो जो भी इनको प्लानिंग बनाना होता था, अब जैसे अगले दिन के बारे में वो लिखते थे, कल बुचिया चला जाएगा, परसों शीतलवा को बाजार जाना है, और महेंद्र लाल को कहीं भेजना पड़ेगा, तब उन्हें जो हो जाएगा जुगाड़ हमारा। और उसके बाद फिर जब शाम उस दिन का भी घटना में लिखते थे, किस तरह से बहाना करके महेंद्र लाल की पत्नी, सबका निक नेम उन्होंने दे रखा था, जो मैं सबको यहां पे खुलासा नहीं करूंगा। तो उसने कैसे आज मुझे मौका पा के कितना मुझे प्यार करती है वो। वैसे ही मित्तल प्रसाद, जिसका स्वभाव बड़ा शीतल था, उनकी पत्नी के साथ नवल नारायण का कुछ सच का प्रेम का रिश्ता था कि वासना का था, ये तो यही जाने, वासना तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र नवल नारायण ने अपनी डायरी में मित्तल प्रसाद की पत्नी का किया है, उसके बाद महेंद्र लाल की पत्नी का किया है, और सबसे कम जिक्र बुच्ची साव के पत्नी का किया है।
और ये 3 जगह तो इनके परमानेंट ठिकाने थे, और भी कुछ ठिकाने थे, मैंने कहा उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे। लेकिन नवल नारायण ये सारी कहानियों को अपने डायरी में दर्ज करते थे कि आज उनका कैसा कटा, किस भाभी ने उनको कितना प्यार दिया, किस भौजी ने, और अगले दिन की उनकी प्लानिंग किस भौजी के साथ क्या करने की है, और वो उसके लिए उनके पति देव को कैसे, कहां, कब जाने के बाद कब मौका देखेंगे। और फिर वो अपने उन नए नए ठिकानों के भी लिखा करते थे जहां वो तलाश में थे। फलनवा का ब्याह हो गया है रजपुटोला में, उससे हम दोस्ती तो कर लिए हैं, उसकी पत्नी बारात में गए थे, बहुत सुंदर है, हमको तो देखते ही एकदम दिल उस पर आ गया है, अब देखते हैं मौका कब लगता है। तो ये सब बातें दर्ज करते थे। मतलब एक तरह से नवल नारायण ने अपनी छिनरई की पूरी कहानी उन्होंने खुद ही लिख डाली है। तो जो जनार्दन चाचा ये सवाल पूछ रहे हैं कि रंजन बाबू आपको नवल नारायण के बारे में सब इतना गहराई से कैसे पता है, तो जनार्दन चाचा ये पचनामा में का नवल नारायण के साथ हुआ, ये सब कहानी और अपने आगे तक की कहानी, उसके पहले की भी कहानी 1962 से लेकर के अपने जीवन की, जैसा कि मैंने बताया नवल नारायण का ब्याह 1964 में हुआ था। 27 मई 1964 को जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था, उस दिन नवल नारायण का तिलकोत्सव था। हंस जी और कंस जी उनका तिलकोत्सव कर रहे थे, पूरा देश शोक मना रहा था। तो नवल नारायण उसके 2 साल पहले से ही अपनी वो कहानियां दर्ज कर रहे थे। तो नवल नारायण ने उस कहानी में जो दर्ज किया है, जब ये फूफा जी के साथ अपनी ड्राइवरी और खलासी करते थे, उस वक्त की भी घटनाएं दर्ज करी हैं। जिस लड़की के साथ इन्होंने कुकर्म किया था और वो गर्भवती हो गई थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसके लिए इनके दादाजी नवल नारायण के बहुत भारी जुर्माना दिए थे, तब जाके पंचायत से नवल नारायण को बरी किया गया था और पंचायत में फैसला हुआ था कि नवल नारायण को गांव से भगाइए, और बहुत सारा जुर्माना दिया गया था उस परिवार को। हालांकि उसके बाद जब तक कि नवल नारायण गांव से बाहर भेजे जाते तब तक वो लड़की की मौत हो जाती है। तब लगा कि गांव में आग लगल है, तो नवल नारायण को अचानक से गांव से बाहर दफा किया गया। तो उसके बाद नवल नारायण, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, खलासी बनने चले गए थे, और खलासी बनने के दौरान भी काका कुकर्म किए थे। तो जनार्दन चाचा आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि ये कहानी किसी दूसरे द्वारा सुनी नहीं गई है, बताई भी नहीं गई है। ये कहानी नवल नारायण ने खुद 1962 से लेके 1982 के बीच में अपनी डायरी में खुद अपने जीवन की गाथाएं ये कहते हुए दर्ज करी हैं कि ऐसा ऐसा समय मेरे साथ गुजर रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, और आगे जब भी मेरा समय बदलेगा तब मैं और क्या क्या प्लानिंग करना चाहूंगा। तो उन डायरियों में बहुत कुछ था। तो ये डायरी अपने आप में नवल नारायण के पूरे जीवन पत्री जिसको कहते हैं, जिनकी पूरी जन्म कुंडली कहते हैं, अपनी पूरी जन्म कुंडली का बखान नवल नारायण ने खुद ही 1962 से लेके 1982 तक की डायरी में करा है। और ये डायरी मेरे हाथ लग गई, और ये 3 डायरियां मैंने बहुत अच्छे से उसके एक एक पेज, एक एक शब्द एक बार नहीं 3 बार पढ़ ली, क्योंकि नवल नारायण जो अपने बारे में बताते थे और जो उसमें लिखा था, दोनों के बीच में बहुत ही अंतर विरोध था। और नवल नारायण का जो असली चरित्र था और जो उनका जीवन का सिद्धांत था, उसमें भी बहुत अंतर विरोध था। तो उन अंतर विरोधों का जवाब ढूंढते हुए मैं दत्त बाबू तक पहुंच गया। यह बाद की घटना है, हम आपको जहां कहानी में आवेगा वहां बता देंगे। तो दत्त बाबू ने हमें एक पोथी खोल करके दिया और कहा, ऐसा है, इसमें बंद हैं वो किताबें, वो कॉपियां जिससे नवल नारायण पढ़ते थे। और आज भी नवल नारायण का हैंडराइटिंग जाकर के आप देख लीजिएगा, इससे मिलता है कि नहीं मिलता है। और हर डायरी के पन्ने पर आपको सिग्नेचर मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा कि नवल नारायण वैसे ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। केवल उनको बोलिएगा अपना पूरा नाम लिख करके नीचे तारीख लिख दें। तो वो तीनों डायरी हम उठा लाए, दत्त बाबू ने हमें दिया, कहा ले जाइए पढ़िए, आपको पूरा सच झूठ खुद ही पता चल जाएगा।
तो जहां पे जब हमको ये मिला था, हम वहां की बात आपको बाद में बताएंगे, ये वहां के आगे की बात आपको बता रहे हैं, चूंकि आपने प्रश्न कर लिया है। तो वो डायरी हम ले आए, लेकिन हम तो खोजी प्रवृत्ति के रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना था कि ये सिग्नेचर क्या सच में नवल नारायण के ही हैं, क्या ये लिखावट नवल नारायण की है, या यहां पे भी साजिश हो रही है कोई। तब मैंने नवल नारायण को अपने घर में जो मैं मैथ बनाता था, मैंने नवल नारायण के सामने जाकर के कहा कि कोई बात नहीं, आज आप इससे एक सिग्नेचर मार दीजिए कि हमने इतना काम किया है, और कल फिर एक मार दीजिएगा, ताकि हमें खुद पता चलेगा कि ये आपके कल के सिग्नेचर के बाद आज हमने कितने पन्ने की पढ़ाई करी। तो हम इनसे अपनी कॉपियों में वो सिग्नेचर इनका मरवाने लगे, और ये सिग्नेचर अपना बदल चुके थे तब तक। तो हमें जानना था ये वैसा ही सिग्नेचर करते हैं कि नहीं। तो एक दिन हमने इनसे वो भी निवेदन किया कि आप अपना पूरा नाम लिख के कभी नवल नारायण करते थे? पूरा नाम लिख करके साइन करते थे? तो नवल नारायण ने कहा कि हाँ करता था। तो हमने कहा थोड़ा सा वो कर दीजिए। तब वो मेरी कॉपी पर वो सिग्नेचर करने लगे, और वो सिग्नेचर और उनकी जो उस दिन की लिखावटें थी वो सब बिल्कुल मैच कर गई। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये जो नवल नारायण ने अपनी दास्तान लिखी है, ये कॉपी भी नवल नारायण की है, ये सिग्नेचर भी नवल नारायण की है, और ये कहानी नवल नारायण ने खुद ही अपने जीवन के बारे में लिखी है। तो इसमें 1% भी शंका की गुंजाइश नहीं है कि ये नवल नारायण से जुड़ी कहानी नहीं है। इसलिए नवल नारायण की कथा बताते वक्त, जब मैं नवल नारायण की कथा बता रहा हूं, तो उन रहस्यों पर से भी पर्दा उठेगा जो नवल नारायण ने किसी के साथ साझा नहीं किया है, और उन रहस्यों पर से भी पर्दा उठ रहा है जो नवल नारायण के बारे में कोई भी नहीं जानता, और उन रहस्यों पर से भी पर्दा उठेगा जो सोच नवल नारायण की दूसरों के बारे में थी, जो इन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया सिवा डायरी के। तो संजय भैया बोले, वाह 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 रंजन बाबू, तब तो आपसे बढ़िया नवल नारायण को कोई नहीं जानता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि आपसे ज्यादा बेहतर नवल नारायण को फिर कोई नहीं जानता है, और इसमें भी कोई शंका नहीं है कि नवल नारायण ने जो कुछ भी लिखा होगा अपनी डायरी में, बाकी और वो दुनिया में जितना भी कर रहे हो, दिखा रहे हो, वो झूठ हो सकता है, लेकिन आदमी जब डायरी में कुछ लिखता है वो झूठ नहीं हो सकता है। तो मैंने संजय भैया और जनार्दन चाचा को बताया कि जनार्दन चाचा और संजय भैया वो कहानी नहीं है। वहां नवल नारायण ने अपने हर दिन की रूटीन में क्या उनको घटा है, और क्या उन्होंने किया है, और क्या उनके साथ लोगों ने किया है, वो सब लिखा है। ये कह के कि इस पर आगे मैं कभी कहानी लिखूंगा और इसमें चरित्र दूसरों को बनाऊंगा, जो काम नवल नारायण कभी कर नहीं पाए, क्योंकि नवल नारायण की दुनिया बदल गई। नवल नारायण जैसे लोग जो पराई स्त्रियों में आसक्त हो जाएं, और जिनके एक नहीं पता नहीं कितनी पराई स्त्रियों के साथ जीवन में संबंध रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या सच बोलेगा और क्या झूठ बोलेगा, और ऐसा व्यक्ति क्या लेखक बनेगा और क्या ये बनेगा। लेकिन परमात्मा बहुत दयालु है, दया का पुंज है जनार्दन चाचा, क्योंकि जब भी कहीं कोई पाप होता है, जब भी कोई पाप कर्म होता है, तो परमात्मा क्या करते हैं, खुद उसके मुंह से उसका सच निकलवाना है किसी न किसी तरह, ऐसा रास्ता भी खुद ही खोल देते हैं। इसीलिए पाप कभी छुपता नहीं है किसी का भी, गलत काम किया हुआ खुद ही अपनी गवाही दे देता है। तो नवल नारायण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और नवल नारायण ने अपने आप को खुद ही प्रस्तुत कर दिया था अपने उन डायरियों के माध्यम से। अपने जीवन की हर गाथा नवल नारायण ने वहां पे लिख डाली है, और ये 1962 से 1982 तक की जो नवल नारायण की डायरी है, यही नवल नारायण के असली चरित्र का दर्पण है। तो संजय भैया बोले, इस प्रश्न का जवाब आपने दे दिया रंजन बाबू, आगे की कहानी बताइए ना कि आगे क्या हुआ। तब हमने कहा, संजय भैया उतना देरी कहानी बताए, इतना देरी एक्सप्लेनेशन बताए, जनार्दन चाचा पूछे उससे, अब बताते बताते बस अब लघु शंका का टाइम हो गया है।
तो संजय भैया बोले बस बस अब और कुछ मत कहिए, हम समझ गए कि आज का अध्याय खत्म हो गया, और आज का अध्याय खत्म हो गया इसलिए लानत भेजते हैं। आज तो और किसी को लानत नहीं भेजना है। नवल नारायण तुझे लानत है, लानत है, लानत है। दोस्त के साथ धोखा, मित्र की पत्नी के साथ नाजायज संबंध, वो भी एक नहीं अपने सभी मित्रों की पत्नियों के साथ, और वो भी खुद डायरी में लिख के, पूरी प्लानिंग बना के। इसका मतलब नवल नारायण कुछ भी नासमझी में नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा बिल्कुल संजय भैया, नवल नारायण कुछ भी नासमझी में नहीं कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा पूरी योजना बना करके काम किया है, और उस योजना के बारे में अपनी उन डायरियों में लिखा है। तो जनार्दन चाचा को गुस्सा आ गया। जनार्दन चाचा न्यायप्रिय इंसान है, धर्मप्रिय इंसान है, धार्मिक व्यक्ति हैं। उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने जोर से थूक दिया, थू। कहे नवल नारायण बहुत इज्जत किए हैं तुम्हारा, मन कर रहा है तुम्हारे मुंह पर थूक दे, लानत है तुमको, लानत है, लानत है, लानत है। हम देखे जनार्दन चाचा गुस्सा गए हैं। हमने कहा जनार्दन चाचा आइए, आप लोग भी बाथरूम हो लीजिए, और हम बाथरूम करके आते हैं तो हम आपको इसके आगे का कहानी बतावेंगे, अध्याय 10। तो आप सब व्यूअर्स भी हैं बहुत समझदार। मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और जब तक मैं लौट के आगे 10वें अध्याय की कहानी नहीं बताता नवल नारायण की, तब तक आप सब भी लानतें भेजिए नवल नारायण को। फिर मिलता हूं आगे। सप्रेम, नमस्कार।